नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 18 जून 2021 और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज हिंदू में देखो दो इश्यूज इम्पोर्टेंट हैं। एक तो हेल्थ सेक्टर में डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़ के इस्तेमाल से संबंधित और दूसरा इशू इम्पोर्टेंट है द हिंदू में देश में इकोनॉमिक सिचुएशन की रिकवरी से संबंधित। दोनों को हम डिस्कस करेंगे। और कल देखो एक एनर्जी एफिशिएंसी का आर्टिकल था, उसमें जो 2-3 पॉइंट इम्पोर्टेंट थे उनको हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। उस आर्टिकल में कहा गया था, अब देखो हमारे देश में हीट वेव्स की फ्रिक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है क्लाइमेट चेंज के कारण, और वैसे भी ग्लोबल वार्मिंग के कारण अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस वजह से लोग पहले के अपेक्षाकृत ज़्यादा एसी का इस्तेमाल करेंगे, यानी एयर कंडीशनर्स का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी आने वाले सालों में, सरकार को पहले से ध्यान में रखते हुए एनर्जी एफिशिएंट फ्यूचर के लिए प्लानिंग करनी चाहिए। जैसे देखो देश में एक प्रोग्राम है स्टार लेबलिंग प्रोग्राम। अभी भी इस प्रोग्राम के बारे में काफ़ी कम लोगों को पता है। जैसे आपको तो पता ही होगा, जो 5 स्टार का एसी होता है वो ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होता है, वो कम पावर कंज्यूम करता है एज़ कंपेरिजन टू 1 स्टार एसी। स्टार दिए जाते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर्स को भी 5 स्टार का रेफ्रिजरेटर ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होगा एज़ कंपेरिजन टू 2 स्टार रेफ्रिजरेटर। तो इन स्टार्स की सहायता से जनता को पता लग जाएगा कि कौन सा जो डिवाइस है एसी या फिर रेफ्रिजरेटर वो ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है। लेकिन दिक्कत ये है, लोग अभी भी काफ़ी संख्या में अनअवेयर हैं इस प्रोग्राम के बारे में। जैसे देखो 2007 में कोड भी आई थी, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। अब ये जो कोड है ना, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, इस कोड की सहायता से ऐसे बिल्डिंग्स बनाई जा सकती हैं जिसमें एनर्जी कम से कम कंज्यूम हो। मान लीजिए बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ही ऐसे है कि बिल्डिंग में ठंडक रहती है, अपने आप से थोड़ी कम गर्मी रहती है, तो एसी का इस्तेमाल तो देखो कम से कम होगा ना। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है, अवेयरनेस फैलाने की आवश्यकता है, ताकि एनर्जी को एफिशिएंटली इस्तेमाल किया जा सके। तो ये पूरा इशू हमने डिस्कस किया एनर्जी एफिशिएंसी से संबंधित। अब आज की हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल हेल्थ सेक्टर में डिसरप्टिव और एडवांस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से संबंधित हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। देखो कोविड-19 की इस महामारी में फ्रंटलाइन वर्कर्स ने बहुत ही ज़्यादा बहादुरी से काम किया है, मानवता के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। लेकिन देखो इस महामारी के दौरान बहुत सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स ने, नर्सिस, कंपाउंडर्स, डॉक्टर्स, बहुत सारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं उन्होंने अपनी जान खो दी है। और अभी भी हमारे देश में बहुत सारे हेल्थ वर्कर्स ऐसे हैं जो मिनिमम प्रोटेक्टिव गियर के साथ काम करते हैं, जैसे सिर्फ मास्क, ग्लोव्स, पीपी किट्स का इस्तेमाल वो नहीं करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में वायरस के इन्फेक्शन का जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। राइटर कहते हैं देखो डिसरप्टिव यानी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है कोविड-19 के पेशेंट्स के इलाज के लिए, ताकि फ्रंटलाइन वर्कर्स को इन्फेक्शन कम से कम हो। वैसे आपके मन में एक क्वेश्चन ये भी आया होगा, ये डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी कौन सी टेक्नोलॉजी होती है? देखो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी मतलब वो टेक्नोलॉजी जो करंट एग्जिस्टिंग मार्केट को डिसरप्ट कर देती है। जैसे देखो सिंपली रोबोटिक्स है। आज रोबोट्स बहुत से ऐसे काम परफॉर्म कर रहे हैं जो पहले ह्यूमन बींग्स के द्वारा किए जाते थे। तो रोबोट्स ने कई सारे सेक्टर्स में मार्केट को पूरी तरह से डिसरप्ट कर दिया ना। और एग्जांपल लीजिए, ड्राइवरलेस कार है। ड्राइवरलेस कार अभी इतनी चली नहीं है, लेकिन जैसे ही इसका चलन बढ़ेगा तो ड्राइवर्स की पूरी मार्केट को ये ड्राइवरलेस कार का जो कंसेप्ट है वो डिसरप्ट कर देगा। तो इस प्रकार की कई सारी हैं डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्लोबल इंटरनेट पेनिट्रेशन, ये सब डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़ हैं। लेकिन मुद्दे की बात करते हैं
इन टेक्नोलॉजीज़ का कैसे यूज़ किया जा सकता है हेल्थ सेक्टर में। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर जब चाइना में कोविड-19 की महामारी आई तो बिल्डिंग्स के जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे लोगों की आवाजाही ज़्यादा होती है, वहाँ पर उन बिल्डिंग्स के बाहर 5G पावर्ड टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइसेस लगाए गए। ये डिवाइसेस क्या करते, जो भी पर्सन अंदर एंटर करता उसका टेम्परेचर मेजर किया जाता इन डिवाइसेस के द्वारा और उन लोगों की पहचान की जाती जिनमें फीवर की संभावना है, तो ऐसे पर्सन्स को आइसोलेट कर दिया जाता। इसके अलावा रोबोट्स का सहारा लिया गया, बड़ी संख्या में बड़े लेवल पर रोबोट्स क्या करते, स्मार्ट ब्रेसलेट्स की सहायता से इंडिविजुअल का हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन लेवल ये सब मेजर करते और अगर किसी प्रकार की एबनॉर्मेलिटी पाई जाती इन वाइटल्स में, इन पैरामीटर्स में, तो ज़ोर ज़ोर से वो डिवाइस बजने लगता, तो हेल्थ केयर वर्कर्स को पता लग जाता कि जिस इंडिविजुअल ने ये ब्रेसलेट पहन रखा है उसका ये पैरामीटर जो है वो बिगड़ रहा है। उसको फिर उसी के हिसाब से दवा दी जाती, उसी हिसाब से उसका फर्दर इलाज चलता। इवन देखो रोबोट्स ने वार्ड्स को भी सैनिटाइज किया है कोविड-19 की महामारी में चाइना में। इंडिया की बात करें, हमारे देश में देखो इतने बड़े लेवल पे रोबोट्स का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन जयपुर में सवाई मानसिंह हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ पे एक रोबोट का इस्तेमाल किया गया था जो ह्यूमन की तरह दिखता है, जो आइसोलेटेड वार्ड था कोविड पेशेंट्स का, वहाँ पर मेडिसिन्स डिलीवर करने के लिए और खाना डिलीवर करने के लिए। अदरवाइज़ इंडिया में इतने बड़े लेवल पे डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल हुआ नहीं है। इसके बाद देखो और भी एग्जांपल्स हैं कैसे डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा सकती है हेल्थ सेक्टर में। जैसे देखो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है किसी इंडिविजुअल की कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री को एक जगह पे स्टोर करने के लिए। जैसे फॉर्मल मेडिकल रिकॉर्ड्स किसी इंडिविजुअल ने पास्ट में कुछ टेस्ट कंडक्ट करवाए हैं, या फिर इंडिविजुअल जो मोबाइल एप्लीकेशंस इस्तेमाल करता है उसमें हेल्थ संबंधित डेटा है, या फिर जो सेंसर उसने पहन के रखे हैं वो डेटा है, सबको एक जगह पे स्टोर करके सिंक्रोनाइज किया जा सकता है और समय पड़ने पर उस डेटा को ऑथेंटिकेट भी किया जा सकता है और मेडिकल अटेंशन भी दी जा सकती है उस डेटा पर। मतलब डॉक्टर डेटा देख के बता देगा कि आपको अभी क्या करना चाहिए, क्या आपको कुछ अर्जेंट एक्शन लेने की आवश्यकता है। सब कुछ मैनेज हो सकता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की सहायता से। इसके बाद देखो बिग डेटा का एग्जांपल है, सारा डेटा एक जगह पे इकट्ठा हो गया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की सहायता से, तो फिर उसके बाद बिग डेटा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है डिजीज़ के अर्ली डिटेक्शन के लिए। नेक्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ द थिंग्स, इन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है इमेज प्रोसेसिंग में, या फिर डिजीज़ कैसे प्रोग्रेस होगा पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल क्लाउड कंप्यूटिंग का है। क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल हो सकता है देखो अगर विभिन्न डॉक्टर्स जो अलग अलग लोकेशंस पे बैठे हैं किसी पेशेंट पर मिल के काम करना चाहते हैं तो क्लाउड कंप्यूटिंग पे काम हो सकता है। तो ये सारे फ़ायदे डिस्कस करने के बाद इसके बाद राइटर कुछ चैलेंजेस डिस्कस करते हैं। चैलेंजेस में कहा जाता है देखो डाटा सिक्योरिटी का इशू है, डेटा प्राइवेसी का इशू है, डिजिटल डिवाइड का इशू है। हम एडवांस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बात कर रहे हैं, लेकिन देश का एक बड़ा वर्ग तो ऐसा है जो इंटरनेट का इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डेटा का भी इशू है। देखो हर एक हॉस्पिटल में, मतलब गवर्नमेंट का हो प्राइवेट का हो, हर एक लेवल पे डेटा सेम तरह से स्टोर नहीं होता, तो हर तरह के डेटा को एक जगह पे लेके आना ये एक बड़ी चुनौती है। लास्ट में कंक्लूजन में या फिर यूँ कहें वे फॉरवर्ड में ये कहा जाता है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ये सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है हेल्थ सेक्टर का। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मतलब हर एक पर्सन कम से कम बेसिक हेल्थ को जो एक्सेस कर सके। तो इन डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के कंसेप्ट को अचीव करने के लिए। इसके लिए देखो सरकार की जो स्कीम्स हैं, आयुष्मान भारत स्कीम है या फिर दूसरे प्रोग्राम्स हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा इन एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इससे कॉस्ट में भी कमी आएगी और इफ़ेक्टिवनेस यानी एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होगी।
तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया हेल्थ सेक्टर में डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़ के इस्तेमाल से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देश में इकोनॉमी की रिकवरी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, वैसे आज आपको ऐसा लगे कि डिस्कशन में एनर्जी नहीं है, या फिर यूँ लगे कि मैं धीरे धीरे क्यों बोल रहा हूँ, या फिर यूँ लगे कि बोलने का तरीका थोड़ा अलग है, वो देखो इसलिए आज मुंह में कुछ अल्सर वगैरह छाला नहीं हो जाता, कुछ गरम गरम हम खा लेते हैं, तो उसकी वजह से बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। इसीलिए थोड़ा आज आपको बोलने का तरीका अजीब सा लग सकता है। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। तो देखो, आर्टिकल है किस बारे में। पिछले साल ना कोविड-19 की महामारी स्टार्ट हुई थी, लॉकडाउन्स लगा, मार्च से स्टार्ट हुआ था, तो उस वजह से देश में इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गई। पिछले साल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट देश की कितनी रही? -7.3%, है ना। तो सरकार का कहना था कि हमने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लिए हैं, जैसे आत्मनिर्भर भारत अभियान, कॉर्पोरेट टैक्स को कम करना। तो इसकी वजह से देश में जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट होगी वो वी शेप में रहेगी। लॉकडाउन लगा जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा कम हो गई, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला और सरकार ने जो रिफॉर्म्स लिए उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ रेट एकदम से देश में बढ़ेगी, ऐसा सरकार का अनुमान था। लेकिन हुआ क्या? फिर से लॉकडाउन लग गया, सेकेंड वेव आ गई। तो अब सरकार कहती है हमने जो रिफॉर्म्स लिए हैं ना काफ़ी मजबूत हैं, तो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट डब्ल्यू शेप रहेगी। यहाँ पे सेकेंड वेव आ गई, मतलब पहले वी शेप का अनुमान था, लेकिन फिर से लॉकडाउन लग गया सेकेंड वेव के कारण। अब सरकार कहती है सेकेंड लॉकडाउन के कारण जो एकदम से ग्रोथ रेट कम हुई वो भी एकदम से बढ़ेगी, क्योंकि फंडामेंटल्स मजबूत हैं देश की इकोनॉमी के, हमने रिफॉर्म्स लिए हैं। तो सरकार का अब अनुमान है डब्ल्यू शेप देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रहेगी। राइटर ये कहते हैं कि भैया रिफॉर्म्स तो आपने लिए हैं, ये सही बात है, लेकिन रिफॉर्म का मतलब क्या है? क्या उससे फ़र्क पड़ेगा? रिफॉर्म का मतलब देखो, इंडिया में तो यही है, जब भी हम इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात करते हैं ना, तो मतलब ये है कि प्राइवेट सेक्टर पे रिस्ट्रिक्शंस हटा देना। जैसे देश में एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे 1991 में, तो उनमें क्या हुआ था? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ज़्यादातर रिफॉर्म्स में प्राइवेट सेक्टर पर जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो हटा दी गई थी कुछ हद तक। और दूसरी चीज़, रिफॉर्म का मतलब इंडिया में ये है कि प्राइवेट सेक्टर को फ़ायदा पहुंचाना। जैसे सरकार ने पिछले साल कॉर्पोरेट टैक्स रेट को कम कर दिया था, तो इसे सरकार ने बड़ा रिफॉर्म बताया था कि अब प्राइवेट कंपनीज़ को इंडिया में ज़्यादा फ़ायदा होगा, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी। तो ये दो चीज़ें सरकार मानती है रिफॉर्म का मतलब है, एक तो प्राइवेट सेक्टर पर रिस्ट्रिक्शन हटाना, दूसरा प्राइवेट सेक्टर को फ़ायदा पहुंचाना, उनको प्रॉफिट पहुंचाना। ये दोनों चीज़ें सरकार ने पिछले साल कर दी। तो सरकार को लगा अब प्राइवेट सेक्टर अपने आप से ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा, तो जॉब्स जनरेट होंगी, डिमांड जनरेट होगी। इसी वजह से सरकार ने इस साल के बजट में फिस्कल डेफिसिट नहीं बढ़ने दिया, क्योंकि सरकार को लगता था कि प्राइवेट सेक्टर खर्चा करेगा। लेकिन राइटर के अनुसार सरकार का जो अनुमान है वो गलत है। प्राइवेट सेक्टर अभी की इकोनॉमिक सिचुएशन को देखते हुए खर्चा नहीं करने वाला है। सरकार को खर्चा करना पड़ेगा देश में डिमांड को इंक्रीज करने के लिए। देखो, डिमांड सब कुछ है, डिमांड समझते हो ना। जैसे अगर देखो देश की जनता के पास पैसे हैं तो देश की जनता मार्केट में जाएगी ना चीज़ों को परचेज करने के लिए, और चीज़ें परचेज करने के लिए देश की जनता जाएगी तो फिर प्राइवेट कंपनीज ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगी ना उन चीज़ों को सप्लाई करने के लिए। तो डिमांड किसी भी इकोनॉमी का बेस होती है। अब वो डिमांड जनरेट कैसे की जाए? मार्केट में पैसा डाल के। अब या तो वो पैसा डाले प्राइवेट सेक्टर या डाले पब्लिक सेक्टर। कैसे? देखो, पब्लिक सेक्टर कोई भी काम करे, जैसे सरकार मान लीजिए छोटा सा ब्रिज बनाती है, ब्रिज बनाने में सरकार चीज़ें परचेज करेगी, जैसे सीमेंट, लोहा, ये सब कुछ। सीमेंट लोहा वाली जो फैक्ट्रीज़ हैं उनमें रोज़गार इंक्रीज़ होगा। ब्रिज बनाने में यानी पुल बनाने में मज़दूरों का इस्तेमाल होगा, उनको जॉब्स मिल रही हैं तो मतलब उनके पास पैसा है, उनके पास जॉब है, तो वो उन जॉब से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल करेंगे, मार्केट में
कुछ ना कुछ परचेज करने के लिए, तो ऐसे ही तो डिमांड परचेज होती है ना, पैसा डालना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। वो इन्वेस्टमेंट या तो प्राइवेट सेक्टर करे या पब्लिक सेक्टर करे। सरकार को लगता है कि हमने काफ़ी फायदा पहुंचा दिया प्राइवेट सेक्टर को रिफॉर्म्स की सहायता से, तो प्राइवेट सेक्टर डिमांड जनरेट करवाएगा। लेकिन राइटर कहते हैं प्राइवेट सेक्टर नहीं करवाएगा, वो नहीं इन्वेस्ट करेगा फिलहाल की इकोनॉमिक सिचुएशन को देखते हुए। इसलिए सरकार को खर्चा करना चाहिए, सरकार को अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना चाहिए, जो कि सरकार ने इस साल के बजट में तो नहीं किया, लेकिन अब सरकार को सिचुएशन को फिर से रिव्यू करना चाहिए। फिस्कल डेफिसिट थोड़ा सा बढ़ता है तो बढ़ने दीजिए। एक डिबेट चलती है कि फिस्कल डेफिसिट अगर बढ़ जाता है तो पैसा कहाँ से लाएगी सरकार उस डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए। जैसे मान लीजिए सरकार ने खर्चा ज़्यादा कर दिया, रेवेन्यू कम है, तो बाकी बचे हुए जो पैसे हैं, बैलेंस है, सरकार कहाँ से लाएगी? क्या नए नोट प्रिंट करने चाहिए? नहीं, नए नोट नहीं प्रिंट करने चाहिए। नए नोट अगर प्रिंट करेंगे तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। नए नोट प्रिंट करेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसे आ जाएंगे मार्केट में, एक एक पेंसिल हज़ार रुपए की हो जाएगी। मतलब बहुत ज़्यादा नोट प्रिंट करेंगे तब ये सिचुएशन आएगी, लेकिन सिंपल मतलब ये है नोट प्रिंट करेंगे तो महंगाई आ जाएगी। तो क्या करना चाहिए सरकार को? कोई ऐसा रास्ता कि फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ जाए, सरकार ज़्यादा खर्चा भी कर दे, लेकिन महंगाई भी ना बढ़े। तो इसके लिए रास्ता ये है राइटर के अनुसार, थोड़ा कर्ज ले लो ना। सरकार के ऊपर कर्ज अभी है नहीं, मतलब इंडिया के ऊपर कर्ज इतना है नहीं। OECD कंट्रीज़ के ऊपर काफ़ी कर्ज है, तो इंडिया भी थोड़ा डेट ले सकती है फिलहाल की सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। फिलहाल देखो इकोनॉमिक रिकवरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सरकार को ख्याल में रखना चाहिए। दूसरा, सरकार देखो फूड सप्लाई पर ध्यान दे। एग्रीकल्चर सेक्टर ने पिछले साल देखो अच्छा परफॉर्म किया था। इस साल भी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट सरकार सही से इम्प्लीमेंट करती है और सही से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हमारे देश में होती है, तो इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, सरकार को डरने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया देश में इकोनॉमिक सिचुएशन से संबंधित। तो दो ही इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।